हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे पाइथन 3 के अंदर डेटा टाइप्स के कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहां पर समझते हैं डेटा टाइप्स के कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और वेरिएबल्स को। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो आज हम सिंपली पढ़ेंगे यहाँ पर डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पाइथन 3 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन हमें कहती है द डेटा टाइप ऑफ एन आइटम डिफाइंस द टाइप एंड रेंज ऑफ वैल्यूज दैट आइटम कैन हैव। यानी कि जो डेटा टाइप होती है और उस आइटम के अंदर जो भी डेटा है, डेटा एक तरह का आइटम है। दोस्तों यहाँ पर जो आइटम है उस आइटम की क्या टाइप है, उस डेटा की क्या टाइप है, उसी को हम कहते हैं डेटा टाइप, जो कि टाइप डिफाइन करती है। उसके बाद रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि उस डेटा या उस वेरिएबल के अंदर कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो स्टोर है, जो कि अपने अंदर बताती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स कैन बी फाउंड इन रियल वर्ल्ड। देयर आर नंबर्स, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स दैट ऑल हैव यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास डेटा टाइप्स का, वो यहाँ पर मिलता है रियल वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पर उसके अंदर जैसे आपके पास नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ये अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं और उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है। सच अ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो मेड इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पाइथन। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन होती है उसी से इनको पहचाना जा सकता है इस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक डेटा टाइप की अलग अलग टाइप होती है, हर एक डेटा की अलग अलग टाइप होती है और उसी से जो है इनकी क्लासिफिकेशन कर ली जाती है। जिस तरीके से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है उसी तरीके से हम पाइथन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। पाइथन्स डेटा टाइप, unlike many other languages, Python does not place a strong emphasis on defining the data type of an object, which take coding much simpler. The language provides three main data type. अब यहाँ पर unlikely जो है वो अदर लैंग्वेजेस की तरह पाइथन जो है वो यहाँ पर किसी प्लेस यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग प्लेस के अंदर एक्सरसाइज नहीं करती अपनी डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो विच मेक्स कोडिंग मच सिंपलर, जो कि आपकी कोडिंग को जो है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी आसान बना देती है, सिंपल बना देती है। द लैंग्वेज प्रोवाइड्स थ्री मेन डेटा टाइप। अभी जो लैंग्वेज है पाइथन 3 ये हमें प्रोवाइड करती है तीन मेन डेटा टाइप्स, जिसमें आपके पास आता है नंबर्स, स्ट्रिंग्स और बुलियंस। तो अभी जो है हम लोग फर्दर इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब वेरिएबल्स को पढ़ने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो, अ वेरिएबल इज सिंपली अ नेम टू विच अ वैल्यू कैन बी असाइन। अब यहाँ पर किसी भी डेटा को, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम असाइन करते हैं तो उसी को जो है हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल जो है, मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो। किसी भी चीज़ के अंदर डेटा को स्टोर करवाना, तो जिस चीज़ के अंदर आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो, सिंपली पुट हम यहाँ पर उसको कहते हैं वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैं कह रहा है, अ वेरिएबल इज सिंपली अ नेम टू विच अ वैल्यू कैन बी असाइंड। वेरिएबल जो है वो एक ऐसा नाम है जिसके अंदर आप किसी भी वैल्यू को असाइन करते हो। अब जैसा कि मेरे पास a है और a जो है उसके अंदर मैं मान लो 10 को स्टोर करवा रहा हूं, तो जो 10 है वो मेरा डेटा है और जो a है वो मेरा वेरिएबल है। अब इनिशियली 10 जो है वो मेरा डेटा और मैं इनिशियली इसको स्टोर करवा रहा हूं एक वेरिएबल में जिसका नाम है a। तो इस तरीके से जो है जिस भी डेटा को हम असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी नाम को, तो वो जो है वो होता है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल्स अलाउ अस टू गिव मीनिंगफुल नेम्स टू डेटा। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम जो है अपने डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में या फिर एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में जो है देख सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज थ्रू द इज इक्वल टू ऑपरेटर। अब यहाँ पर एक सिंपलेस्ट वे जो है किसी भी वैल्यू को असाइन करने का किसी वेरिएबल में, तो हम जो है उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इज इक्वल टू, इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इज इक्वल टू की मदद से हम किसी भी डेटा को किसी भी वेरिएबल में असाइन करवाते हैं। तो ये जो इज इक्वल टू है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग जो है यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को डेटा असाइन करवा पाते हैं। अब यहाँ पर आप जैसा देखो ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर लिख रखा है वेरिएबल। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है सेंटर में यानी कि मिडिल में
असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो वैल्यू और एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो है ये मेरा वेरिएबल है, एंड देन मिडिल में मेरे पास आता है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद आएगा मेरा डेटा जो भी मैं उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूं। तो किसी भी डेटा को किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए हमें उसे असाइन करना पड़ता है, और असाइन करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, जो कि इज इक्वल टू से रिप्रेजेंट होता है पाइथन में। A big advantage of variable is that they allow us to store data so that we can use it later to perform operations in the code। अब जो इसका बड़ा एडवांटेज है वेरिएबल्स का वो ये है कि ये हमें अलाउ करता है हम अपने स्टोर कर सकें डेटा को, जिसको जो है हम बाद में किसी भी ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं अपने कोड के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल्स आर म्यूटेबल, हेंस द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन ऑलवेज बी अपडेटेड और रिप्लेस्ड। यानी अब जो वेरिएबल्स है वो म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का मतलब है कि आपका जो यहाँ पर वेरिएबल है उसको आप चेंज कर सकते हो। म्यूटेबल का मतलब है चेंजेबल, आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम उसको चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। और अनम्यूटेबल का मतलब होता है कि अनचेंजेबल, यानी कि आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस निकल के आता है म्यूटेबल और अनम्यूटेबल का। यहां पर आ जाते हैं नेमिंग कन्वेंशन पे। द नेम कैन स्टार्ट विद अपर और लोअर केस अल्फाबेट। अब जो नेम होता है वो स्टार्ट होगा या तो अपर या फिर लोअर केस अल्फाबेट से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिफाइन योर इनकम वेरिएबल एज इनकम और इनकम, बोथ आर वैलिड। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इन्हें कह दी कि भाई यहाँ पर जो है आप मान लो एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो जिसको आपने नाम दिया है इनकम का। तो यहाँ पर आप दो तरह के इनकम वेरिएबल्स देख पा रहे हो। एक में आपके पास जो इनकम है वो उसके अंदर जो आई है वो कैपिटल है, और एक इनकम जो है उसके अंदर आई जो है वो यहाँ पर स्मॉल है। तो दोनों वेरिएबल जो है वो वैलिड है आपके पास। यहाँ पर आप देख रहे हो बोथ आर वैलिड। उसी तरीके से ऑल द नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपके पास जो यहाँ पर कंप्लीट अल्फाबेट्स रहेंगे उसमें यार या तो आप अपर केस में रखोगे या फिर आप लोअर केस में रखोगे, लेकिन उनके बीच में कोई सिंबल नहीं आना चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इनकम, अब इस ये जो इनकम है इसके अंदर आपको देख रहे हो आई जो है वो कैपिटल है, बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल है। एंड इसके अंदर ये जो इनकम है इसके अंदर आप देख रहे हो आई से लेके एंड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब स्मॉल है। आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स एंड नॉट वन। अब ये जो इनकम है आई जिसमें कैपिटल है ये, और जो आपके पास आई जिसमें स्मॉल है ये दोनों आपस में डिफरेंट है। भले ही इनकी स्पेलिंग सेम हो, भले ही इनको प्रोनाउंस सेम किया जाए, लेकिन ये दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर जो है ये केस सेंसिटिव है। एक में आई जो है वो कैपिटल है और एक में आई जो है वो स्मॉल है। अ नंबर कैन अपीयर इन द नेम बट नॉट एट द बिगिनिंग। अब यहां पर जो नंबर है वो अपीयर होगा उसके नाम के साथ, लेकिन यहां पर जो है वो नाम के स्टार्टिंग में अपीयर नहीं हो सकता। मतलब आप यहां पर इस देखो फॉर एग्जाम्पल 12 इनकम। अब ये जो इनकम के पहले 12 आ रहा है ये हमारा इनवैलिड जो है वो वेरिएबल है, मतलब ये जो है वो एरर प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए हम कभी भी हमारा जो वेरिएबल है उसके एंड में जो है वो नंबर को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके स्टार्टिंग यानी कि उसकी बिगिनिंग में जो है कभी भी नंबर को यूज नहीं कर सकते। ये रूल्स के खिलाफ है और आपके पास ये एरर आ जाएगा। इज नॉट अ वैलिड नेम बट इनकम 12 और इनकम 12 आर वैलिड। अब आप यहां पर देख रहे हो डिफरेंस क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो 12 जो है वो पहले आ रहा है इनकम से, तो ये जो है ये इनवैलिड, आपके पास ये रॉन्ग जो है वो वेरिएबल है। लेकिन यहां पर आप देखो इनकम 12 ये वैलिड है और इन 12 कम ये भी वैलिड है। ये दोनों वेरिएबल्स वैलिड है, लेकिन ये 12 इनकम ये क्या, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसके अंदर नंबर जो है वो अल्फाबेट से पहले आ रहा है। कभी भी वेरिएबल के अंदर नंबर जो है वो अल्फाबेट से पहले नहीं आ सकता है, अल्फाबेट के बाद आएगा या फिर अल्फाबेट के मिडिल में आएगा। जैसे कि आपके पास ये दोनों एग्जांपल्स सामने शो हो रही हैं, इनकम 12 एंड इन 12 कम, ये जो है आपके पास यहां पर देखने को मिल रही है। उसके बाद द अंडरस्कोर कैरेक्टर कैन अपीयर एनीवेयर इन द नेम। अब यहां पर अगर आपको मान लो एक चीज से सेपरेट करना है दूसरी चीज को, मतलब मान लो 12 है, 12 को इनकम से सेपरेट करना, तो आपको अंडरस्कोर जो है सिंबल उसको यूज करना है। तो आप यहां पर देख रहे हो फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर इनकम और
इनकम अंडरस्कोर आर वैलिड, यानी कि इनकम से पहले भी आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, ये वेरिएबल भी वैलिड है, और इनकम के बाद भी आप अंडरस्कोर सिंबल लगा सकते हो, ये जो वेरिएबल है ये भी वैलिड है। तो ये जो है ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस थे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए कि क्या क्या रूल्स होते हैं किसी भी वेरिएबल को लिखने से पहले, किसी भी वेरिएबल को जो है वो रिटर्न करने से पहले। यहां पर आप देख रहे हो स्पेसेस आर नॉट अलाउड, इंस्टीड वी मस्ट यूज स्नैक अंडरस्कोर केस टू मेक वेरिएबल नेम रीडेबल। अब ये जो स्पेसेस है ये अलाउ नहीं होती, इंस्टीड के आप यहां पर यूज करो स्नैक अंडरस्कोर केस, ये वाला जो वेरिएबल है इसको, और ये जो है ये आपका वेरिएबल नेम है और ये रीडेबल है। यहां पर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मंथली अंडरस्कोर इनकम इज अ वैलिड नेम, यानी कि आप यहां पर देख रहे हो कि मंथली अंडरस्कोर इनकम ये जो मेरा वेरिएबल है ये यहां पर मैंने इस नाम से बनाया और ये जो यहां पर मेरे पास वेरिएबल है ये वैलिड है। उसी तरह द नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी समथिंग मीनिंगफुल दैट डिस्क्राइब्स द वैल्यू इट होल्ड्स इंस्टेड ऑफ बीइंग रैंडम कैरेक्टर्स। अब जो नाम है वेरिएबल का वो यहां पर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी जो है यहां पर मीनिंगफुल नाम प्रोवाइड कर सकते हो जो कि डिस्क्राइब करेगा उस वैल्यू को जो कि उसने होल्ड कर रखी है, और यहां पर किसी भी रैंडम कैरेक्टर्स को आप यूज करोगे। यहां पर आप देखो एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल INC और इवन इनकम वुड नॉट give any useful information but names like weekly underscore income, monthly underscore income और annual underscore income explain the purpose of a defined variable। अब यहां पर इसने कहा है कि भाई INC, इससे आप ये जो वेरिएबल है इससे आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या बता रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरीके से इनकम, इससे भी आपको जो है कुछ इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सिर्फ इनकम। अब इनकम जो है किसकी है, वीकली इनकम है, मंथली इनकम है, एनुअल इनकम है, क्या है ये आपको यहां पर मालूम नहीं चल रहा। तो उसके लिए आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर अपने वेरिएबल को मीनिंगफुल फॉर्मेट में लिखोगे ताकि वेरिएबल के अंदर जो भी चीज आपने स्टोर करवाई है उसके अंदर जो डेटा स्टोर है उस वेरिएबल को देखकर पता लगाया जा सके कि ये जो है इन्फॉर्मेशन किस बारे में हमें पता रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हो वीकली अंडरस्कोर इनकम, यानी कि ये जो है वीकली इनकम के बारे में बता रहा है, ये हमने वेरिएबल बनाया है। मंथली अंडरस्कोर इनकम, यानी कि ये जो है ये वेरिएबल हमने बनाया है कि भाई इसके अंदर जो है मंथली इनकम स्टोर होगी, यानी कि मंथली इनकम वाला डेटा जो है इस वेरिएबल में स्टोर होगा। उसी तरीके से एनुअल अंडरस्कोर इनकम, तो एनुअल वाला जितना भी डेटा है इनकम का वो सारा एनुअल अंडरस्कोर इनकम वाले वेरिएबल में होगा। तो ये क्या, ये एक्सप्लेन करा उस पर्पस को जो कि आपने डिफाइन किए वेरिएबल्स के अंदर। तो ये हमारे पास हो गई भाई नेमिंग कन्वेंशंस, और यहाँ पर हमें जो है इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि किन किन तरीकों से हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है किसी भी वेरिएबल्स को बनाने के टाइम पे। और ये हमारे पास नेमिंग कन्वेंशंस थे जो कि हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। अभी हम जरा आ जाते हैं भाई डेटा टाइप्स, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास पाइथन 3 में टोटल 5 डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, नंबर्स एंड डिक्शनरी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जो कि आप यहां पर देख रहे हो, लिस्ट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, नंबर्स एंड डिक्शनरी। तो वन बाय वन जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं भाई नंबर्स पे। दिस लेसन प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ डिस्कशन अबाउट नंबर्स इन पाइथन। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि क्या होते हैं नंबर्स पाइथन में। तो नंबर्स हमारी डेटा टाइप से जो कि पाइथन 3 में यूज होती है। पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेजेस व्हेन इट कम्स टू मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। अब यहाँ पर पाइथन जो है ये कहता है कि भाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे पास आती है तब जब हम यहाँ पर किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, फिर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। It is equipped with support for several types of numbers along with the utilities for performing computations on them। अब ये जो एक्यूट करता है, सपोर्ट करता है कि भाई सीवरल टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि अलग अलग तरीके के नंबर जिसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट नंबर्स होंगे, इंटीजर वैल्यूज होंगी, फ्लोटिंग पॉइंट्स होंगे, ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होंगी, ये सारे जो है आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो है इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी यूटिलिटीज हैं आपके पास जो कि आप यहाँ पर यूज करोगे कंप्यूटेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर आप देखो There are 3 main types of numbers in Python। यहाँ पर 3 सब कैटेगरीज हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो 3 सब कैटेगरीज हैं इसी पाइथन नंबर्स डेटा टाइप्स में, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास मेन जो डेटा टाइप है वो है नंबर्स, और उस नंबर्स के अंदर 3 सब कैटेगरीज हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स।
तो यहाँ पर जो है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर की बात करते हैं। द इंटीजर डेटा टाइप इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर। यहाँ पर सबसे पहले जो है इंटीजर डेटा जो है वो यहाँ पर कंप्राइज्ड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर। अब होल नंबर से मतलब ये है कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, ये सिंपल नॉर्मल से जो नंबर्स होते हैं सिर्फ वो आएंगे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स ये हो सकते हैं, बाकी इनके अंदर कोई पॉइंट जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो इस सर्कल के अंदर 1, 3000, -50 और -32560। अब यहां पर इन चारों नंबर्स में आपको कहीं भी आप देख रहे हो पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। मैथमेटिक्स में और पाइथन में इनको कहा जाता है इंटीजर नंबर्स या इंटीजर डेटा। 1, 3000, -50 और -32560। अब यहां पर आप देख रहे हो दो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 और 3000 पॉजिटिव नंबर है, -50 और -32560 ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, जो कि इसके अंदर इसने बता दिया। ये कंप्राइज्ड करते हैं पॉजिटिव नंबर्स पे और नेगेटिव नंबर्स पे। नेगेटिव नंबर्स हमारे पास नीचे है एंड देन पॉजिटिव नंबर हमारे पास ऊपर है। The amount of memory an integer occupies depends on its value. For example, 0 will take up 24 bytes whereas 1 would occupy 28 bytes. अब जो amount of memory है integer के अंदर वो occupy करता है डिपेंड उनकी वैल्यू, यानी कि डिपेंड करता है उनकी वैल्यूज के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल 0 will take up 24 bytes। अब जो 0 है वो यहाँ पर लेता है 24 bytes, लेकिन जो 1 है वो यहाँ पर लेता है 28 बाइट्स। तो यहाँ पर डिफरेंस है, 0 जो है वो ले रहा है 24 बाइट्स और जो 1 है वो यहाँ पर एक्यूपाई कर रहा है 28 बाइट्स को। इसी तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर यूज किया है प्रिंट फंक्शन को और उसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस यूज किया, देन पैरेंथेसिस में मैंने दे दी एक इंटीजर वैल्यू जो कि है 10 और यहाँ पर एक ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ये चीज ध्यान में रखनी है। आप यहाँ पर देख रहे हो 10 के साथ यहाँ पर जो है कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, यानी कि माइनस का साइन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कॉमेंट भी लगाया है अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। सिमिलरली नीचे आते हैं तो नीचे भी हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया और यहां पर इसी पैरेंथेसिस के अंदर हमने दे दिया -3000 अ नेगेटिव इंटीजर। अब ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है। इसी तरीके से अब ये तो हमारे पास नॉर्मली हमने जो है सिंपली प्रिंट फंक्शन से इन दोनों वैल्यूज यानी कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को जो है हमने सिंपली प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर देंगे। लेकिन अभी जो है हम इनको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और फिर उस वेरिएबल को जो है वो प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने दिया है नम, उसके बाद हमने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इज इक्वल टू, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर दे दी वैल्यू जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कमेंट देखो, असाइनिंग एन इंटीजर टू अ वेरिएबल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर जो हमने काम किया वो यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमने असाइन नहीं की थी, लेकिन नीचे हमने इंटीजर वैल्यू वेरिएबल में असाइन की है। सिमिलरली ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज थी, अब हमने नेगेटिव वैल्यूज भी जो है वेरिएबल में असाइन की जो कि है -16000 असाइनिंग अ न्यू इंटीजर वैल्यू। अब सिमिलरली इनको जो है मैं आउटपुट में प्रिंट करने के लिए जिस वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करवाया प्रिंट फंक्शन में उस वेरिएबल को पास कर देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू जो स्टोर थी वो यहाँ पर आउटपुट में निकल कर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं भाई नेक्स्ट सब कैटेगरी के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो फ्लोटिंग पॉइंट। Floating point numbers or floats refer to positive and negative decimal numbers. Python allows us to create decimals up to a very high decimal place. This ensures accurate computation for precise values. A float occupies 24 bytes of memory. अब यहाँ पर आप देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भाई हमें कहता है या फिर फ्लोट्स हमें कहता है कि भाई ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेसिमल नंबर्स के अंदर डिपेंड होता है, यानी कि ये जो है यहाँ पर इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेसिमल नंबर्स जो हैं अगर हमारे पास हैं तो हम उसको पाइथन में बोलेंगे ये कि ये जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। पाइथन जो है हमें अलाउ करता है कि हम जो है क्रिएट कर सकें डेसिमल नंबर्स को किसी भी हाई लिमिट के ऊपर। दिस इंश्योर एक्यूरेट कंप्यूटेशन फॉर प्रिसाइज वैल्यूज। अब ये जो है ये एक्यूरेट कंप्यूटेशन को जो है वो इंश्योर करता है एक्यूरेट कंप्यूटेशन के जो प्रिसाइज वैल्यूज पे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है एक्यूपाई करता है 24 बाइट्स ऑफ मेमोरी। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो एक्यूपाई करता है 24 बाइट ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पर इस सर्कल में आप देखो तो सर्कल में आप देखोगे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंटीजर में और उसमें डिफरेंस क्या है। इंटीजर में जो है कोई भी डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन अगर आप बात करते हो फ्लोटिंग पॉइंट की तो फ्लोटिंग पॉइंट में आप देख रहे हो यहाँ पर जो डॉट है इस डॉट या फिर इस पॉइंट को कहा जाता है डेसिमल, और ये डेसिमल पॉइंट जो है ये यहाँ पर लगता है किसी भी वैल्यू के बीच में। तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ये यहाँ पर
रिप्रेजेंट या फिर इंडिकेट करता है कि ये जो है ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। यहां पर आप देख रहे हो 0.00001, उसके बाद आ गया -15.7, 6.5, -50.5050। अब यहाँ पर दो हमारे पास यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं और दो नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। 0.00001 और आपके पास 6.5, ये दोनों जो है ये आपके पास पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, और -15.7 और -50.5050 ये दोनों जो है ये हमारे पास नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। तो बस डिफरेंस सिर्फ ये है इंटीजर और फ्लोटिंग में कि फ्लोटिंग पॉइंट में जो है आपके पास बीच में एक डेसिमल पॉइंट आता है, जैसे कि 6.5, 7.5, 10.9, 8.7। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ही यहाँ पर जो है बताता है कि ये जो है ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो ये हमें समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है इंटीजर में और फ्लोटिंग में। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो सिमिलरली जो प्रीवियसली हमने काम किया था, पहले हमने डायरेक्टली इनको प्रिंट किया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी जो कि है 1.000000005, उसके बाद आप पॉजिटिव फ्लोट। अब ये जो है ये एक पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। उसके बाद नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन पैरेंथेसिस के बाद अंदर हमें देना है -85.6701, अ नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। दो हमने नंबर्स जो है वो यहाँ पर दिए हैं, पहला है पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और दूसरा है नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब ये हमारे पास डायरेक्टली प्रिंट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन, लेकिन यहाँ पर अभी जो है हम इस जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसको असाइन करेंगे एक वेरिएबल को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो FLT_PT। अब यहाँ पर जो है FLT जो कि शॉर्ट फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट की, और PT जो कि शॉर्ट फॉर्म है पॉइंट की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फ्लोटिंग पॉइंट, ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर हमने जो है वो पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवा दी जो कि है 1.2345678 उसी तरीके से अब जो है इसको आउटपुट में प्रिंट करने के लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करना है, और जिस वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करवाया उस वेरिएबल का नाम इसमें पास कर देंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा और हम जो है इसको आउटपुट में देख पाएंगे। तो ये हमारे पास जो हो गई यहाँ पर सेकंड सब कैटेगरी जो कि आती है मेन डेटा टाइप नंबर्स के अंदर। अब हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स और नंबर्स मेड अप ऑफ अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर जो पाइथन है, पाइथन सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कैटेगरीज हैं, एक होता है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। Just like the print statement is used to print values, complex is used to create complex numbers। अब यहाँ पर हम जो है प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे ना, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे इसलिए कि हम जो है प्रिंट कर सकें वैल्यूज को। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको देख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसके थ्रू हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इट रिक्वायर्स टू वैल्यूज, द फर्स्ट वन विल बी द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हाइल द सेकंड वैल्यू विल बी द इमेजिनरी पार्ट। हियर्स द टेम्पलेट फॉर मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो टेम्पलेट है आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने यहाँ पर बाहर जो है कॉम्प्लेक्स मेथड यूज किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमने इस कॉम्प्लेक्स मेथड को यूज करना है। आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स, उसके बाद पहले आएगा रियल पार्ट फिर आएगा इमेजिनरी पार्ट। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इसमें से कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो इस सर्कल पे आ जाओ। अब सर्कल पे आ गए आप, यहाँ पर आप देखो कि आपके पास दो नंबर्स हैं, यानी कि दो वैल्यूज हैं। एक है आपके पास 6.4 और एक है आपके पास 3.6J। अब ये जो 6.4 है, ये 6.4 जो है ये हमारा रियल नंबर है, और 3.6J, ये जो 3.6J है जिसके साथ यहाँ पर अल्फाबेट आ रहा है J, ये जो है ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पर रियल नंबर कौन सा है? रियल नंबर है 6.4 और जो इमेजिनरी नंबर है वो है 3.6J। अब क्योंकि मैथमेटिक्स में जो है ये इमेजिनरी नंबर आयोडा यानी कि आई से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर पाइथन यानी कि प्रोग्रामिंग में ये नंबर जो है इमेजिनरी नंबर इसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 6.4 जो कि हमारा रियल पार्ट है और 3.6J जो कि हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो हमारे पास नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 6.4 माइनस 3.6J, और है आपके पास यहाँ पर 5 प्लस 8.1J और 8J। अब जो 5 प्लस 8.1J है और 8J ये दोनों पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और 6.4 माइनस 3.6J और माइनस 10 माइनस 2J ये दोनों जो है आपके पास नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन सा इसमें से रियल नंबर है और कौन सा इनमें से जो है वो इमेजिनरी नंबर है।
उसी तरीके से आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी देखो, तो एग्जाम्पल में हमने सिंपली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मेथड को अब यूज किया। तो कॉम्प्लेक्स मेथड को जो है वो यहाँ पर यूज किया इसलिए कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बना पाए। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट फंक्शन यूज किया मैंने, उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस में कॉम्प्लेक्स मेथड दे दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यूज दे दी। यहाँ पर पहले जो 10 है, ये 10 मेरा रियल नंबर है और 20j जो है वो मेरा यहाँ पर इमेजनरी नंबर है। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर 10 प्लस 20j। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 10 जो है मेरा रियल पार्ट है, 20j जो है वो मेरा इमेजनरी पार्ट है। इसी तरीके से प्रिंट किया हमने। और यहाँ पर सिमिलरली सेकंड जो है आपके पास ये दोनों जो स्टार्टिंग में जो है ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये जो है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2.5 हमारा जो है वो रियल नंबर है और जो -18.2j ये जो है हमारा इमेजनरी नंबर है। उसी तरीके से यहां पर आप देख रहे हो अभी हमने डायरेक्टली इनको प्रिंट किया था विद हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। अब हमने इसको एक वेरिएबल को असाइन किया है और उस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो आप यहां पर देख रहे हो कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू, उसके बाद हमने यहाँ पर दिया कॉम्प्लेक्स मेथड और यहाँ पर हमने दे दिया 0 2। अब ये जो 0 है ये हमारा रियल नंबर है और 2j ये हमारा जो है वो इमेजनरी नंबर है। सिमिलरली हमने सेकंड वेरिएबल बनाया कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर 2 नाम का, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इज इक्वल टू एंड देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स मेथड 2,0। तो यहाँ पर 2 जो है वो रियल नंबर है और 0j जो है वो यहाँ पर इमेजनरी नंबर है। सिमिलरली अब इनको आउटपुट में देखने के लिए हमें सिंपली जिस वेरिएबल में हमने इनको स्टोर करवाया है कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर 1 और कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर 2, प्रिंट फंक्शन में इनको दोनों को पास कर देंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है ये आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास 3 सब कैटेगरीज जो कि आती थी मेन डेटा टाइप जो कि थी नंबर्स, उसमें वो जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, जो कि था इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोटिंग पॉइंट। अब हम आते हैं यहाँ पर बूलियंस के ऊपर। तो ये हमारी आ गई मेन डेटा टाइप। अब यहाँ पर जो है हमने नंबर्स को भी डिस्कस कर लिया, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बूलियंस को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दिस लेसन हाईलाइट्स द की फीचर्स ऑफ द बूलियन डेटा टाइप। द बूलियन ऑल्सो नोन एज बूल डेटा टाइप अलाउ अस टू चूज बिटवीन 2 वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स। अब जो बूलियन डेटा टाइप है इसको कंडीशनल डेटा टाइप भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंडीशंस होती हैं, या तो आप ट्रू या तो आप फॉल्स सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो स्क्वायर है इसके अंदर बूलियन है और हमारे पास इसने हमें दे दी 2 कंडीशंस, ट्रू एंड फॉल्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमारी जो यहाँ पर एग्जीक्यूशन है वो इवेल्युएट होती है तब जब हम यहाँ पर कंडीशन वाइज कोई चीज सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास इफ स्टेटमेंट है तो हमने यहाँ पर जो है या फिर फॉर लूप है, वाइल लूप हमने यूज किया, तो यहाँ पर हम कंडीशन वाइज प्रोवाइड करते हैं जो हमारा कोड होता है उसके अकॉर्डिंगली ट्रू रिटर्न होगा या फिर फॉल्स रिटर्न होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो जो भी हमारी कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट ट्रू। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज किया, उसके बाद मैंने ट्रू को जो है वो इसमें पास कर दिया। अब उसके बाद मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने बना दिया एक वेरिएबल जो कि है f_bool और इसमें जो है मैंने स्टोर करवा दिया फॉल्स को। अब यहाँ पर मैं इसी वेरिएबल को प्रिंट करूंगा जो कि है f_bool और f जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास आउटपुट में रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये हो गई बूलियंस। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। A string is a collection of characters closed within single, double और ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का जो कि आपके पास यहाँ पर क्लोज्ड होती है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशंस के अंदर। तो इसके अंदर जो है आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। A string can also contain single character और be entirely empty। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो कंटेन करता है सिंगल कैरेक्टर को या फिर वो पूरा जो है यहाँ पर खाली होता है। यहाँ पर आप देखो इस एग्जाम्पल में प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस, उस पैरेंथेसिस में मैंने दिया है हैरी पॉटर, डबल कोटेशन मार्क। अब जो हैरी पॉटर है उसको देख रहे हो आप डबल कोटेशंस में जो है मैंने दिया। अब ये जो कोटेशंस हैं बेसिकली यही जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, यानी कि कोई भी नॉर्मल सा सेंटेंस, कोई भी नॉर्मल सा टेक्स्ट जो कि आप कोटेशंस के अंदर लिखते हो पाइथन में तो उसको कहा जाता है स्ट्रिंग। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि है गॉट। अब गॉट के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया गेम ऑफ थ्रोन्स। उसके बाद यहां पर जो है मैंने दिया है सिंगल कोटेशन। तो डिफरेंस है दोनों में, हैरी पॉटर जो है जिसमें मैंने दिया था वो दिया था डबल कोटेशंस में और गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो मैंने दिया है सिंगल कोटेशन में। अब जिसके अंदर मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स को स्टोर करवाया जिस वेरिएबल में उसका नाम है गॉट, उसको मैं यहां पर प्रिंट फंक्शन में यूज करूंगा और उसको प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो प्रिंट डॉलर। अब ये जो डॉलर साइन है इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं तो यहां पर आप देख रहे हो मैंने डबल कोटेशन मार्क लिया है
और एक सिंगल कैरेक्टर लिया, यानी कि मैंने सिंगल कैरेक्टर लिया है और जिसमें मैंने उसको रखा है वो है डबल कोटेशंस। सिमिलरली यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि है एम्प्टी, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहां पर मैंने डबल कोटेशन मार्क दिया, लेकिन उन कोटेशन में मैंने कोई भी जो है यहां पर डेटा वैल्यू नहीं प्रोवाइड की, सिर्फ उनको खाली छोड़ दिया है। उसके बाद प्रिंट एम्प्टी। अब जब यहां पर हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद हमारा वेरिएबल क्या था, हमारा वेरिएबल था एम्प्टी, और एम्प्टी का मतलब है खाली, और खाली के अंदर जो है हमने कुछ भी नहीं रखा, तो इसका मतलब ये जो है यहां पर कोई भी रिजल्ट हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो कि है मल्टीपल अंडरस्कोर लाइंस। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जो है यहां पर मल्टीपल कोटेशन, यानी कि हम अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड कोटेशंस को यूज किया, अभी हम यहां पर 3 कोटेशंस यानी कि मल्टीपल कोटेशंस को यूज करेंगे जो कि है 3 कोटेशंस। यहां पर 3 कोटेशन आप देख रहे हो 1 2 3, इन 3 के अंदर मैंने मल्टीपल लाइन दी, मैंने लिखा है ट्रिपल कोट्स अलाउज मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। ये जो है हमारे पास हो गया मल्टीपल कोटेशंस। उसके बाद प्रिंट करेंगे इसको, उस वेरिएबल को मल्टीपल अंडरस्कोर लाइंस जो कि हमने बनाया था और जिसमें हमने इस पूरी सेंटेंस को, इस पूरी लाइन को, स्ट्रिंग को स्टोर करवाया था। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अ ब्लैंक स्पेस इनसाइड द स्ट्रिंग कोटेशन मार्क्स इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ कैरेक्टर। अब यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस होती है स्ट्रिंग कोटेशंस के अंदर, या जो स्ट्रिंग कोटेशन मार्क्स होते हैं उनके अंदर कोई जो ब्लैंक स्पेस होती है वो भी कंसीडर किया जाता है एक कैरेक्टर की तरह। ये हमें ये बोल रहा है। टू ऐड अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग वी कैन यूज ट्रिपल कोट्स। अब यहां पर अगर हम ऐड करते हैं मल्टी लाइन को स्ट्रिंग के साथ, तो यहां पर जो है ट्रिपल कोट्स जो है वो हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहां देख रहे हो हमने ट्रिपल कोट्स जो है वो यूज किया और हमने यहां पर डबल कोट्स यूज किया और सिंगल कोट भी यूज कर लिया। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब यहां पर हमें अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को देखना है। लेंथ का मतलब है कि कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट है आपकी स्ट्रिंग के अंदर, वो गैप के साथ कंसीडर होंगे। ये जो आप गैप देख रहे हो इस गैप को भी आप कंसीडर करोगे, पाइथन जो है इस गैप को भी कंसीडर करता है, क्योंकि ये गैप जो है ये एक जगह जो है वो रिजर्व करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए, मतलब किसी भी अल्फाबेट के लिए। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी फाउंड यूजिंग द लेन बिल्ट इन फंक्शन। दिस लेंथ इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं आपकी स्ट्रिंग के अंदर, वो आइडेंटिफाई करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी फाउंड यूजिंग द लेन बिल्ट इन फंक्शन। यहाँ पर जो लेंथ है उसको आप यहाँ पर फाउंड कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, उसको आप फाउंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेन फंक्शन, जो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, और ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट जिसको नाम दिया है रैंडम अंडरस्कोर स्ट्रिंग का। उसके बाद मैंने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर और इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया एक स्ट्रिंग को जो कि है आई एम बैटमैन, और इसके अंदर मैंने लिया है डबल कोटेशन। डबल कोटेशन में मैंने जो है इसको स्टोर करवा दिया। उसके बाद अभी आप देख रहे हो कि मेरे पास टोटल, यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल, आप देख रहे हो आई जो कि एक कैरेक्टर हो गया, ए जो कि सेकंड कैरेक्टर हो गया, एम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टोटल हमारे पास 9 कैरेक्टर है। मैंने यहाँ पर गैप को कंसीडर नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि पाइथन जो है वो यहाँ पर गैप को भी कंसीडर करता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि गैप जो है वो रिजर्व रखते हैं एक अल्फाबेट के लिए जगह को। तो यहाँ पर अगर भले अल्फाबेट ना भी हो, लेकिन यहाँ पर ये जगह रिजर्व होती है कि यहाँ पर कोई ना कोई लेटर जो है आप लिखना चाहो तो लिख पाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हो पाइथन, यहाँ पर मैंने दे दिया। उसके बाद प्रिंट, मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज किया। उसके बाद मैंने दिया पैरेंथेसिस और यहाँ पर मैंने दिया है लेन फंक्शन, और लेन फंक्शन उसके बाद जिस वेरिएबल के अंदर मैंने आई एम बैटमैन वाला जो डेटा है उसको स्टोर, या फिर जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर करवाया था, उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर दे दिया जो कि है रैंडम अंडरस्कोर स्ट्रिंग। और उसके बाद अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो है कितने कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है उसकी लेंथ जो है मुझे यहाँ पर मालूम चल जाएगी। अगर 11 होंगे तो 11 मिल जाएंगे, 12 होंगे तो 12 मिल जाएंगे, 13 होंगे तो 13 मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हो इस कमेंट के अंदर 11 कैरेक्टर्स। अब हमने यहाँ पर गिना था तो हमारे पास 9 कैरेक्टर थे। अगर हम यहाँ पर गैप को छोड़ दें तो आप देख रहे हो आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गया 9 कैरेक्टर। हमने गैप को कंसीडर नहीं किया, लेकिन अब मैं गैप को कंसीडर करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो गैप को कंसीडर करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितने आ रही है, 11 कैरेक्टर्स की। लेकिन अगर मैं गैप को कंसीडर नहीं करता तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ रही है 9 कैरेक्टर्स की। तो लेकिन क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर पाइथन जो है वो गैप को कंसीडर करता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम 11 कैरेक्टर्स जो है उसको यूज करेंगे। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं इंडेक्सिंग। इन अ स्ट्रिंग एवरी कैरेक्टर इज गिविंग अ न्यूमेरिकल इंडेक्स बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। अब यहां पर हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर यहां पर कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैरेक्टर जो है वो न्यूमेरिकल इंडेक्स बेस्ड पोजीशन है कि जो इंडेक्स्ड होते हैं हर एक अल्फाबेट किसी ना किसी इंडेक्स्ड पे प्रेजेंट होता है, यानी कि कोई ना कोई अल्फाबेट की कोई ना कोई इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। अब जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो हमारे पास एच जो है ये इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 0, ई की इंडेक्सिंग वैल्यू है 1, एल की इंडेक्सिंग वैल्यू है 2, एल की इंडेक्सिंग वैल्यू 3, ओ की इंडेक्सिंग वैल्यू 4। अब इंडेक्सिंग वैल्यू होती क्या है भाई, इंडेक्सिंग वैल्यू वो पोजीशन वैल्यू या फिर वो प्लेसमेंट वैल्यू होती है जहां पर वो कैरेक्टर या फिर जहां पर वो अल्फाबेट प्लेस होता है, यानी कि जिस जगह वो अल्फाबेट प्लेस है उस प्लेस की या फिर उस जगह की वैल्यू को कहा जाता है इंडेक्सिंग वैल्यू। तो यहां पर आप देख रहे हो a string in Python is indexed from 0 to n-1 where n is its length। अब यहां पर जो स्ट्रिंग है पाइथन के अंदर वो इंडेक्स्ड होती है 0 से लेके n-1 तक। वो जो n है वो n क्या है, n जो है वो यहां पर लेंथ है। दिस मीन्स दैट द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज 0। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो यहां पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि इंडेक्सिंग जो है पाइथन के अंदर पॉजिटिव स्टार्ट होती है 0 से और नेगेटिव स्टार्ट होती है -1 से। अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करोगे पाइथन में तो वो स्टार्ट होगी -1 से, और अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग करोगे पाइथन में तो वो स्टार्ट होगी 0 से। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहां पर आप देख रहे हो मैंने लिख रखा है हेलो। अब हेलो के अंदर टोटल आपके पास 5 अल्फाबेट्स हैं, HELLO। अब सबसे पहले H, यानी कि जो H जिस जगह पे अभी H की पोजीशन क्या है, H की पोजीशन है फर्स्ट। अब ये जो पोजीशन वैल्यू प्लेसमेंट वैल्यू है इसको कहा जाता है इंडेक्सिंग वैल्यू, और H की इंडेक्सिंग वैल्यू 0, जो कि मैं बता चुका हूँ पाइथन में पॉजिटिव जो है इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो H की इंडेक्सिंग वैल्यू हुई 0, E की इंडेक्सिंग वैल्यू हुई 1, L की इंडेक्सिंग वैल्यू हुई 2, L की इंडेक्सिंग वैल्यू 3, O की इंडेक्सिंग वैल्यू 4। ये हमारे पास जो है हो गई इंडेक्सिंग वैल्यू, यानी कि पाइथन में कोई भी जो अल्फाबेट है वो कोई भी अननेसेसरी पोजीशन पे नहीं जा सकता। एक सीक्वेंशियल मैनर में सारी वैल्यू अलाइन होती है विद द इंडेक्सिंग वैल्यू। यहां पर आप देख रहे हो एक्सेसिंग कैरेक्टर्स। ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स्ड। द इंडेक्स्ड मस्ट बी क्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड अपेंडेड टू द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो ईच कैरेक्टर है कि हर एक जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इस इंडेक्सिंग वैल्यू। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर ओ को जो है वो एक्सेस करना चाहता हूँ, तो पॉजिटिव एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा 4। लेकिन अगर नेगेटिव जो है मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर -4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो -1 से स्टार्ट, तो -1, -2, -3, -4, -5। तो मुझे यहां पर क्या देना पड़ेगा, यहां पर देना पड़ेगा ओ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए -1, लेकिन पॉजिटिव दूंगा तो पॉजिटिव मुझे क्या देना पड़ेगा 4। ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास यहां पर हो गया। उसके बाद हम हमारे एग्जाम्पल में देखो, ये हमारा वेरिएबल है जिसको मैंने नाम दिया है बैटमैन। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, यहां पर मैंने दे दिया है ब्रूस वेन। अब यहां पर मैंने ब्रूस वेन दे दिया। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो मैंने जो है यहां पर एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट, तो उसके बाद मैंने इसमें स्टोर करवा दिया उसी सेम वेरिएबल को जिसमें मैंने ब्रूस वेन स्टोर करवाया था, और यहां पर मैंने जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्सिंग वैल्यू दे दी। यहां पर मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू दी 0। अब 0 मैंने दी, इसका मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में सबसे पहला जो मेरे पास यहां पर अल्फाबेट होगा जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 होगी वो मेरे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा आउटपुट में। यहां पर आप देख रहे हो एक्सेसिंग द फर्स्ट कैरेक्टर, यहां पर आप देख रहे हो हम एक्सेस करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर को। तो यहां पर फर्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 0, और फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, फर्स्ट कैरेक्टर है H। तो यहां पर हमने दे दिया है H, यानी कि अगर मैं यहां पर 0 दूंगा तो मेरे पास H एक्सट्रैक्ट होगा, 1 दूंगा तो E एक्सट्रैक्ट होगा, 2 दूंगा तो L एक्सट्रैक्ट होगा, 3 दूंगा तो L एक्सट्रैक्ट होगा, 4 दूंगा तो O एक्सट्रैक्ट होगा। इस तरीके से जो है मैं यहां पर एक्सेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू। अब क्योंकि मैंने यहां पर 0 दिया है तो 0 इंडेक्सिंग वैल्यू किसकी है, H की, तो इसीलिए अब मेरे पास H जो है वो यहां पर आएगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर प्रिंट करना है मेरा वेरिएबल जिसमें मैंने बैटमैन को स्टोर करवाया, तो यहां पर आ गया फर्स्ट,
जो कि मेरा वेरिएबल था, उसको अब मैं आउटपुट में देख पाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया फर्स्ट कैरेक्टर को। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हो स्पेस, यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरा सेकंड वेरिएबल है जो कि मैंने बनाया स्पेस, उसके अंदर भी मैंने बैटमैन को दिया और यहाँ पर अब मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू दी है 5, लेकिन 5 तक तो अभी मेरे पास कोई जो है यहाँ पर कैरेक्टर्स है। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5 तक मेरे पास कोई भी इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए जो है मेरे पास यहाँ पर कोई भी जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सेसिंग द एम्प्टी स्पेस इन द स्ट्रिंग, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट स्पेस, अब जो है मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 5 तक जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू प्रेजेंट है। लास्ट इज इक्वल टू बैटमैन, ये जो है मेरा लास्ट वेरिएबल है जो कि मैंने बनाया लास्ट के नाम से, उसके बाद बैटमैन एंड देन उसके बाद अभी मैं लेंथ चेक करूंगा, तो यहाँ पर मैंने दे दिया लेंथ फंक्शन को, उसके बाद यहाँ पर मेरा वेरिएबल जो कि आएगा बैटमैन और उसके बाद -1 यहाँ पर, उसके बाद प्रिंट करूंगा लास्ट को, तो यहाँ पर मुझे देगा द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस एन एरर सिंस द इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड्स। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमें प्रोड्यूस करेगा एक एरर क्योंकि यहाँ पर ये बताएगा कि भाई जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड्स है। तो ये हमारे पास जो है भाई यहाँ पर हो गए कि हम किस तरीके से एक्सेसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यूज, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से किसी भी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फिर एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू। तो ये हमारे पास हो गया इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है पाइथन में। उसके बाद आ जाता है रिवर्स इंडेक्सिंग। अब रिवर्स इंडेक्सिंग क्या है भाई? वी कैन ऑल्सो चेंज आवर इंडेक्सिंग कन्वेंशन बाय यूजिंग नेगेटिव इंडाइसेस। अब यहां पर रिवर्स इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? रिवर्स इंडेक्सिंग ये हमें कहता है कि भाई वी कैन ऑल्सो चेंज आवर इंडेक्सिंग कन्वेंशन बाय यूजिंग नेगेटिव इंडाइसेस। अब यहां पर हम जो है चेंज कर सकते हैं अपनी इंडेक्सिंग कन्वेंशंस को यूज करके नेगेटिव इंडाइसेस को। नेगेटिव इंडाइसेस स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हेंस द -1 इंडेक्स्ड करस्पॉन्ड्स टू द लास्ट कैरेक्टर। अब यहां पर जो नेगेटिव इंडेक्सेस है वो यहां पर क्या करेगा, वो यहां पर ऑपोजिट, यानी कि आप जो है पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे थे, अब आप पॉजिटिव से हट के आ गए और नेगेटिव इंडेक्सिंग में। तो मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट होती है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं रिवर्स इंडेक्सिंग। यहां पर आप देखो इस एग्जाम्पल में मैंने एक वेरिएबल सिंपल बनाया जिसको नाम दिया है बैटमैन का, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे यहां पर दे दिया मैंने ब्रूस वेने। अब यहां पर मेरे पास डबल कोटेशंस हैं जिसके अंदर मैंने ये दिया है। उसके बाद अभी जो है मैं यहां पर इसको प्रिंट करूं तो यहां पर मैंने दे दिया प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मैंने दे दिया वेरिएबल का नाम जो कि है बैटमैन और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने दे दी वैल्यू। अब ये जो -1 है, ये -1 क्या है? ये -1 नेगेटिव इंडेक्सिंग वैल्यू है, यानी कि आप जो है इस ब्रूस वेने, अब यहां पर आप देख रहे हो यहां पर जो है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब यहां पर नेगेटिव, यानी कि अगर आप यूं पढ़ो ENYAWECURB, ये क्या, ये नेगेटिव, यानी कि हम उल्टा जा रहे हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग तो है जो है वो स्टार्ट होगी -1 से। तो यहां पर आप देख रहे हो E की इंडेक्सिंग वैल्यू -1, N की इंडेक्सिंग वैल्यू -2, Y की इंडेक्सिंग वैल्यू -3, A की इंडेक्सिंग वैल्यू -4, W की इंडेक्सिंग वैल्यू -5, E की इंडेक्सिंग वैल्यू -6, C की इंडेक्सिंग वैल्यू -7, U की इंडेक्सिंग वैल्यू -8, R की इंडेक्सिंग वैल्यू -9 और B की इंडेक्सिंग वैल्यू -10। तो यहाँ पर हमने दी है -1, तो -1 पे कौन सा वाला जो आपके पास यहाँ पर अल्फाबेट प्रेजेंट है? E, तो E जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अभी यहाँ पर -5 दिया है, तो -5 किसकी है? -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि W। तो यहाँ पर जो है हमारे पास W तक जो है वो यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है एक्सेसिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गई भाई रिवर्स इंडेक्सिंग या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग। उसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। Once we assign a value to a string, we can't update it later. How about verifying it with an executable below? यहां पर एक दफा हम जब वैल्यू असाइन कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो हम किस तरीके से उसको बाद में अपडेट कर सकते हैं? तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि हमारे पास एग्जीक्यूटेबल है या फिर नहीं, तो उसके लिए हमारे पास आता है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। यहां पर आप देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि है स्ट्रिंग, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहां पर मैंने जो है वो स्टोर करवाया एक स्ट्रिंग को जिसके अंदर मैंने लिख दिया है इम्यूटेबिलिटी। उसके बाद मैंने यहां पर दिया है सेम वेरिएबल जिसमें मैंने इम्यूटेबिलिटी को स्टोर करवाया था, उसका नाम। उसके बाद मैंने दिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्सिंग वैल्यू। तो इंडेक्सिंग वैल्यू जो है मैंने दी है 0, यानी कि मेरे पास
जीरो पे जो है वो आई प्रेजेंट है, यानी कि आई की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो जीरो है, तो यहां पर मैंने दे दिया जीरो, उसके बाद इज इक्वल टू ओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर जो है उसको रिप्लेस कर रहा हूं ओ से, तो यहां पर मुझे ये जो है विल गिव एरर, यहां पर मुझे जो है वो एरर प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से मैंने यहां पर एक नेक्स्ट वेरिएबल बनाया जो कि है str1, जो कि है स्ट्रिंग 1। इसमें मैंने स्टोर करवा दिया हेलो को, जो कि मेरा स्ट्रिंग है। उसके बाद प्रिंट, यहां पर मैंने लिया है आईडी मेथड को, तो आईडी मुझे बताएगा ये, और उसके बाद मैंने यहां पर पास करना है उस वेरिएबल को जिसमें मैंने हेलो को स्टोर करवाया है, तो उसका नाम है str1, वो मैंने यहां पर दे दिया। उसके बाद यहां पर मैंने बनाया सेम वेरिएबल जो कि str1, उसके बाद इसमें मैंने स्टोर करवा दिया बाय को, और इसकी भी आईडी को मैंने सिमिलरली इसी तरीके से चेक कर लिया। अब आ जाते हैं ASCII versus Unicode. In Python 3.x, all strings are Unicode, but older version of Python 2.x support only ASCII characters. To use Unicode in Python 2.x, preceding the string with a U is must, for example. अब यहाँ पर पाइथन जो 3.x जो है वो यहाँ पर सारी स्ट्रिंग्स को एज यूनिकोड जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो ओल्डर वर्जन थे जैसे पाइथन 2.x वो सपोर्ट करता था ASCII कैरेक्टर्स को, और यहाँ पर जो है वो उसके अंदर प्रीसीड करता था यू को। यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रिंग, ये मेरा वेरिएबल है। उसके बाद मैंने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लिया, और यहाँ पर मैंने जो है वो लिया है यू को, यू का मतलब होता है यूनिकोड, और यहाँ पर उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है आप देख रहे हो स्टोर करवा दिया है यूनिकोड को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरा सेंटेंस है स्ट्रिंग दिस इज यूनिकोड, यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, और इसको स्टोर करवाया मैंने एक वेरिएबल जिसका नाम है स्ट्रिंग, इसके अंदर। ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का। उसके बाद डेफिनेशन, अब यहां पर हम आ जाते हैं भाई, तो स्लाइसिंग, अब हम बात करेंगे स्लाइसिंग के बारे में। तो स्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ पोर्शन सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग इट्स इंडाइसेस। अब स्लाइसिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑब्टेन करता है पोर्शन को या फिर सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर से यूज करते हुए उसकी इंडाइसेस को। यहां पर आप देख रहे हो स्ट्रिंग, उसके बाद पहले हमारे पास आएगा स्टार्टिंग वैल्यू, और फिर कहां तक उसके अंदर एक्सट्रैक्शन या फिर एक्सेसिंग करनी है, स्लाइसिंग करनी है, वो वैल्यू आएगी, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू आएगी और एंडिंग वैल्यू आएगी, और बीच में आएगा कोलन। यहां पर आप देख रहे हो स्टार्ट, दो आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हैं। स्टार्ट इज द इंडेक्स फ्रॉम वेयर वी वांट द सब स्ट्रिंग टू स्टार्ट। अब जो स्टार्ट है वो जो है वो यहाँ पर इंडेक्स्ड है उस जगह का जहां से हमें वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर एक्सेस करना है या फिर स्लाइस करना, स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है एंड, तो एंड इज द इंडेक्स्ड वेयर वी वांट आवर सब स्ट्रिंग टू एंड। अभी जो एंड है ये एंड एक इंडेक्सिंग है जो कि आपके पास यहाँ पर डिफाइन करेगा उसको जो कि आप चाहते हो कि आप जो है यहां तक स्लाइसिंग करना चाहते हो। द कैरेक्टर एट द एंड इंडेक्स इन द string will not be included in the substring obtained through this method। अब यहां पर आप देख रहे हो इसके अंदर, अब ये जो है ये आपके पास स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के अंदर एक आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि आप जो है सेकंड से स्टार्ट करना चाहते हो और एंड करना चाहते हो यहां पर इसके ऊपर, यानी कि आप जो है पर्पल से स्टार्ट करोगे और व्हाइट पे जो है एंड कर दोगे। इसी तरीके से आप यहां पर देख रहे हो स्टार्ट कोलन एंड, यहां पर आप देख रहे हो यहां से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुई, यहां पर आप देख रहे हो पर्पल से हमने स्टार्ट की थी और गई कहां तक, गई यहां तक, यानी कि एंड आपने किया लेकिन एंड से पहले आएगा। तो 1 2 3 4, यानी कि आपने टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 है। अब यहां पर आपने इंडेक्सिंग स्टार्ट की 2 से, तो यहां पर 1 को आपने छोड़ दिया, तो 2 यहां पर आप कैसे करोगे 2 3 4 5, यानी कि आप यहां पर दोगे 2:6। आप यहां पर 2:6 दोगे तो वो 6 तक नहीं जाएगा, वो जाएगा 5 तक, क्योंकि 6 जो है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हो 2 3 4 5 6, तो आप यहां पर 2:6 दोगे तो वो 5 तक एक्सट्रैक्शन करेगा, 2:5 दोगे तो वो 4 तक एक्सट्रैक्शन करेगा, 2:4 दोगे तो वो 3 तक एक्सट्रैक्शन करेगा या स्लाइसिंग करेगा। तो ये हमारे पास जो है यहां पर हो गए कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग के। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं भाई, तो यहां पर आप देख रहे हो इसकी एग्जांपल्स। सबसे पहले मैंने जो है वो एक स्ट्रिंग बना लिया, और यहां पर आप देख रहे हो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया my_string, और इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया एक स्ट्रिंग को, दिस इज माय स्ट्रिंग। उसके बाद
प्रिंट फंक्शन यूज किया और मैंने इसी स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मैंने दिया 0:4। अब ये जो 0 है ये इंडेक्सिंग वैल्यू है और 4 जो है ये भी इंडेक्सिंग वैल्यू है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर देख रहे हो दिस, अब t जो है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, h जो है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, i की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, s की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है और उसके बाद आपके पास आएगा i की इंडेक्सिंग वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर 4 तक, इसका मतलब दिस को जो है आप यहाँ पर लेना चाहते हो। आप यहाँ पर देख रहे हो फ्रॉम द स्टार्ट टिल बिफोर द 4th इंडेक्स्ड। अब यहाँ पर 4 से पहले यानी कि आप जो है 3 तक स्लाइस कर सकते हो क्योंकि आपने यहाँ पर एंड वैल्यू दी है 4। अगर आप एंड वैल्यू 5 देते हैं तो आपके पास 4 तक जो है वो स्लाइसिंग होती है। एक नंबर छोड़ देता है पाइथन क्योंकि वो जो है वो एक्सक्लूसिव होता है। अब आपने 4 तक दिया, इसका मतलब 3 तक स्लाइसिंग हो जाएगी। सिमिलरली बाकी सब चीजें भी जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से। आप यहाँ पर इसको देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने उसी तरीके से वेरिएबल को दिया और यहाँ पर मैंने दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में 8:लेंथ माई स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो है 8 यानी कि 8 के बाद मेरे पास लेंथ जो है वो शो करेगा इस स्ट्रिंग के अंदर के इंडेक्सिंग वैल्यू, जो 8 इंडेक्सिंग वैल्यू उसके ऊपर जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसके बाद से लेंथ कितनी बाकी है ये मुझे बताएगा। फ्रॉम द 8 इंडेक्स टिल द एंड, यानी कि 8 इंडेक्स से लेके आखिर तक जो है मुझे ये बताएगा। मतलब यहाँ पर मान लो 1 से लेके 8 तक वैल्यूज है तो यहाँ पर मेरे पास जो इंडेक्सिंग नंबर 8 पे जो वैल्यू है उधर से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा जहां तक वो स्ट्रिंग खत्म हो रही है, वहां तक जो है ये मुझे स्लाइस करके दे देगा। स्लाइसिंग विद अ स्टेप। Python 3 also allows us to slice a string by defining a step through which we can skip characters in the string. The default step is 1, so we iterate through the string 1 character at a time. अब यहाँ पर आप देखो इसके अंदर कि भाई ये हमें कहता है Python 3 हमें अलाउ करता है कि हम जो है स्लाइस कर सकते हैं स्ट्रिंग को उसके स्टेप के साथ डिफाइन करके। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने एक वेरिएबल बनाया my_string और उसके अंदर जो है मैंने स्टोर करवा दिया दिस इज माई स्ट्रिंग, ये मेरा जो है स्ट्रिंग है। उसके बाद अभी यहाँ पर दे दिया स्टेप वाइज, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने उसी वेरिएबल माई स्ट्रिंग को दिया, उसके बाद मैंने दिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर स्लाइसिंग की है मैंने। यहाँ पर आप देख रहे हो इंडेक्सिंग वैल्यू दी तो 0:7। 0:7 का मतलब है कि 0 से लेके 6 तक जितने भी मेरे पास इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं उनको स्लाइस कर दो, उनको एक्सट्रैक्ट कर दो। ये मेरे पास हो गया पहला स्टेप, ए स्टेप ऑफ 1। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हो my_string मेरा वेरिएबल, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0:7:2, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, यानी कि मेरे पास 0 से लेके 6 तक जो है वो मेरे पास आप स्लाइसिंग करो और हर एक के बीच में 2-2 का गैप आना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक के बीच में 2-2 का गैप आना चाहिए। अ स्टेप ऑफ 2 ये हमारे पास हो गया। उसके बाद 3, यहाँ पर भी 3 जो है नंबर्स हैं, सेम वेरिएबल my_string 0:7:5। सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे हो 0:7, 0 से लेके 6 तक स्लाइसिंग करो और हर एक के बीच में 5-5 का गैप आना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है भाई यहाँ पर हो गया कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्लाइसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू। ये हमारे पास जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज थी और ये जो है हमने यहाँ पर समझ ली है। रिवर्स स्लाइसिंग। अब रिवर्स स्लाइसिंग भाई यहां पर देख लेते हैं। अब हमने पॉजिटिव स्लाइसिंग तो सीख लिया, अब रिवर्स स्लाइसिंग सीख लेते हैं या फिर नेगेटिव स्लाइसिंग। स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी स्लाइस टू रिटर्न अ रिवर्स्ड सब स्ट्रिंग। इन द केस वी वुड नीड टू स्विच द ऑर्डर ऑफ द स्टार्ट एंड इंडाइसेस। अब जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेगा रिवर्स सब स्ट्रिंग को, जिसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पर स्विच कर सकते हो उस ऑर्डर को जो कि स्टार्ट और एंडिंग के अंदर इंस्टेड हो रहा है। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया my_string और जिसमें मैंने स्टोर करवा दिया एक स्ट्रिंग को, जिसको दिया मैंने दिस इज माई स्ट्रिंग। उसके बाद प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन में मैंने इसी वेरिएबल जो कि माई स्ट्रिंग ये जो है मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद 13:2:-1, यानी कि मेरे पास अब जो है -1 यानी कि नेगेटिव या फिर मेरे पास रिवर्स स्लाइसिंग हो रही है, यानी कि -1 से लेके 13 तक, यानी कि मेरे पास टोटल आएगी 13:2, यानी कि मेरे पास जो है ये जाएगा 13, यानी कि मेरे पास जो इंडेक्सिंग होगी स्टार्ट वो होगी -1 से और ये जाएगी 13 से पहले यानी कि 12 तक। सिमिलरली टेक 1 स्टेप बैक ईच टाइम, यानी कि एक स्टेप जो है हर बार पीछे होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हो 17:0:-2, ये जो है इसके अंदर क्या होगा, टेक 2 स्टेप्स बैक। अब इसके अंदर 2 स्टेप्स जो है वो मेरे पास पीछे हो जाएंगे, -1 के अंदर 1 स्टेप, -2 के अंदर 2 स्टेप्स। द ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन द स्लाइड अबव,
यहाँ पर जो है क्या होगा इसका ऑपोजिट, ये हमें आउटपुट में यहाँ पर इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो कोड है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। पार्शियल स्लाइसिंग, वन थिंग टू नोट इज दैट स्पेसिफाइंग द स्टार्ट एंड एंड इंडाइसेस इज ऑप्शनल। अब यहाँ पर एक चीज ये है नोट करने वाली कि यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट और एंड इंडाइसेस को, जो कि हमारे पास ऑप्शनल। यहाँ पर आप देख रहे हो, if start is not provided the substring will have all the characters until the end index। यहाँ पर आप देखो कि स्टार्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा हमें सब स्ट्रिंग, जो कि आपके पास सारे कैरेक्टर्स को लेती है और यहाँ पर तब तक जब तक वो एंड इंडेक्स तक नहीं आ जाती। इफ एंड इज नॉट प्रोवाइडेड द सब स्ट्रिंग विल बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स एंड गो ऑल द वे टू द एंड। और एंड भी जो है वो भी प्रोवाइड नहीं कर रही सब स्ट्रिंग को कि वो जो है वो यहाँ पर बिगिन हो सके स्टार्ट से पहले, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स से पहले, और वो चली जाए सारे एंड वैल्यूज तक। यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया जो कि है माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने इसमें दे दिया दिस इज माई स्ट्रिंग, ये मेरा जो है यहाँ पर एक स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद मैंने जो है स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जो कि है माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये मेरा वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने उसी वेरिएबल को यूज किया और यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे दिया :8 ऑल द कैरेक्टर्स बिफोर m, यानी कि यहाँ पर ये जो है स्लाइस करेगा m से पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि दिस इज ये जो है ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, क्योंकि m की इंडेक्सिंग वैल्यू है 8। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंडेक्सिंग जो वैल्यू है m की वो कितनी है 8। तो 8 से पहले आपके पास यहाँ पर दिस इज ये प्रेजेंट है, ये जो है एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। इसी तरीके से 8 कोलन पहले था :8, तो :8 का मतलब है 8 से पहले जितने भी आपके पास इंडेक्सिंग वैल्यूज के ऊपर वैल्यू जो अल्फाबेट्स प्रेजेंट है उसको स्लाइस कर दो। 8 कोलन का मतलब है कि आपके पास m के बाद, यानी कि ऑल द कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम m, यानी कि m से लेकर या फिर वो सारे कैरेक्टर जो कि स्टार्ट हो रहे हैं m से, उसको स्लाइस कर दो। उसी तरीके से माई स्ट्रिंग जो कि हमारा वेरिएबल था उसके बाद कोलन द होल स्ट्रिंग, कोलन का मतलब है कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग, यानी कि दिस इज माई स्ट्रिंग, ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो मेरे पास आ जाएगा, स्लाइस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ गया ::-1 द होल स्ट्रिंग इन रिवर्स स्टेप इज -1। अब ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स कर देगा, ये पूरा स्ट्रिंग जो है आपके पास यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा स्ट्रिंग माई इज दिस, ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया पार्शियल स्लाइसिंग। ओके भाई, तो ये हमारे पास फाइनली हो चुके हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट डेटा टाइप्स के यहाँ पर, और हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली सारे डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर समझ लिया एकदम प्रिसाइज मैनर में। अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करने का, तो अभी जो है हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर जो है इसको पाइथन के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो वहाँ पर क्या रहता है। तो चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर हमें पाइथन 3 के अंदर डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हमने थ्योरेटिकली समझे थे उन सभी को अभी हम जुपिटर में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या रहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने इस जुपिटर के साथ यहाँ पर वेरिएबल्स के कुछ रूल्स को, यानी कि नेमिंग कन्वेंशंस को। तो यहाँ पर जो है सिंपली आपको एक हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग डालने के लिए सिंपली जो है आपको यहाँ पर जाना है इस कोड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है हेडिंग, इस पर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद ओके, और यहाँ पर जो है आपको हेडिंग दे देनी है। तो यहाँ पर जो है मैं हेडिंग दे देता हूँ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस, यहाँ पर मैं देता हूँ वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशंस, उसके बाद Shift+ एंटर। तो जैसे हमने Shift+ एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास हेडिंग जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब जो है हम लोग यहाँ पर कुछ रूल्स समझेंगे, जिस तरीके से थ्योरेटिकली हमने समझे थे पाइथन 3 में कि किस तरीके से वेरिएबल्स को एक बनाने के लिए रूल्स चाहिए होते, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो केस सेंसिटिव, यानी कि अभी जो है हम लोग अपर केस और लोअर केस वेरिएबल्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इनकम, और यहाँ पर जो है मैं उस इनकम का जो आई है वो यहाँ पर देता हूँ कैपिटल, तो ये मेरे पास हो गया अपर केस के अंदर। इसमें मैं इनकम दे देता हूँ 12,000। उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट फंक्शन, और उसके बाद मेरा वेरिएबल जो कि है इनकम, इसको मैं यहाँ पर देके Shift+ एंटर। तो जैसे मैंने Shift+ एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये इनकम वाले वेरिएबल में
जो भी डेटा स्टोर था 12,000 वो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो गया। तो ये मेरे पास हो गया केस सेंसिटिव, यानी कि मेरे पास आई जो है आप इनकम का वो देख रहे हो कि कैपिटल है। इसी तरीके से अब स्मॉल आई के साथ मैं इनकम बनाता हूँ। यहाँ पर मैं दूंगा इनकम, उसके बाद यहाँ पर मैं दे दूंगा 2000। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन को एंड देन यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे इनकम, शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों जो इनकम है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में जो आई है स्टार्टिंग में वो कैपिटल लेटर में और एक में जो है वो स्मॉल लेटर में, बस सिर्फ यही दो है, ये इसमें डिफरेंस है। तो ये जो है ऊपर वाला इसमें अपर केस है, यानी कि ये जो आई है वो कैपिटल है यानी कि अपर केस है, और ये जो है लोअर केस वाला वेरिएबल है क्योंकि इसका अल्फाबेट जो है स्टार्टिंग वो स्मॉल है। ये हमारे पास हो गया इनकम। अब जो है हम किस तरीके से इनवैलिड जो वेरिएबल्स हैं उनको बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर इनकम और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ 3000। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास आएगा एक एरर। अब एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनकम से पहले एक नंबर को यूज किया था जो कि हमें बताता है कि यहाँ पर रूल ये कहता है कि जो इनकम है कि जो वेरिएबल है उसके पहले आप कोई भी नंबर को यूज नहीं कर सकते, उसके बाद आप नंबर को यूज कर सकते हो। अगर मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ इनकम 30, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनकम 30, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप देख रहे हो कोई भी एरर मेरे पास नहीं आया। लेकिन अगर मैं 30 को इनकम से पहले लेता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ 30 इनकम और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हो इनवैलिड सिंटैक्स, मेरे पास एक एरर जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको नहीं बना सकते। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे और यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देखते हो। तो अभी जो है हमारे पास दो सही मेथड्स हैं। ये हमारे पास गलत तरीका है किसी भी वेरिएबल को बनाने का कि वेरिएबल से पहले इनके जो आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट है उससे पहले नंबर नहीं आ सकता, उसके बाद में नंबर आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ इनकम 12, उसके बाद इसमें स्टोर करवा देता हूँ मैं 4000। उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन इनकम 12, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है 4000 जो कि मैंने इनकम 12 नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया था वो मेरे पास जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ इनकी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन, उसके बाद मैं लेता हूँ 12 और उसके बाद मैं लेता हूँ कम, तो ये भी जो है वैलिड वेरिएबल है। इसमें मैं जो है स्टोर करवा देता हूँ 5000, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये भी जो है वो वैलिड है, यानी कि ये वेरिएबल भी जो है वो वैलिड है। यहाँ पर आप देख रहे हो इसके मिडिल में जो है वो यहाँ पर नंबर आ रहा है, पहले नंबर नहीं आ रहा, तो ये चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ इन, उसके बाद 12 और फिर कम, शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया और मेरे पास 5000 जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है। अब जो है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास नेमिंग कन्वेंशन है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ अंडरस्कोर को, यहाँ पर मैं लेता हूँ अंडरस्कोर, उसके बाद मैं लेता हूँ इनकम और यहाँ पर मैं स्टोर करवा देता हूँ 1200, शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये जो है ये वेरिएबल भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर अंडरस्कोर जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है लेकिन कोई नंबर नहीं आ रहा। तो ये जो है आप यूं भी वेरिएबल बना सकते हो अंडरस्कोर उसके बाद इनकम, तो ये मेरा वेरिएबल है, ये भी बिल्कुल वैलिड है। अब जो है मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, तो यहाँ करता हूँ प्रिंट, उसके बाद अंडरस्कोर इनकम, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर जो है मेरे पास आप देख रहे हो नंबर जो इसके अंदर स्टोर करवाया था वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब सिमिलरली मैं मिडिल ऑफ द वेरिएबल भी अंडरस्कोर यूज कर सकता हूं। अब मैं यहां पर देता हूं मान लो मंथली अंडरस्कोर इनकम, उसके बाद यहां पर मैं दे देता हूं 30,000, एंटर। प्रिंट करेंगे हम मंथली अंडरस्कोर इनकम, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ गया और मंथली अंडरस्कोर इनकम जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गया। तो ये सारे मेथड्स हैं वैलिड वेरिएबल को बनाने के। ये हमने नेमिंग कन्वेंशंस देखी वेरिएबल्स की, और ये जो मेथड है ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि गलत मेथड है, इसको जो है आप यूज़ नहीं करना, अदरवाइज आपके पास एरर आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गए अलग अलग नेमिंग कन्वेंशंस। अब जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर जो है चीज़ें हैं उनको जो है वो देखेंगे और अभी कुछ और चीज़ों को, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अभी हम लोग यहाँ पर फर्दर सीखते हैं। ओके, तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट डेटा टाइप यानी कि इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, फर्स्ट डेटा टाइप जो कि है नंबर्स, उनको जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था 3 सब कैटेगरीज हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वन बाय वन जो है इनको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स को डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पर जो है मैं कमेंट लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीजर, यहाँ पर मैं देता हूँ इंटीजर नंबर, तो यहाँ पर मैं दे दिया इंटीजर नंबर, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अभी जो है हम लोग यहाँ पर इंटीजर नंबर्स को जो है प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली जो है मैं यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर मैं 10 जो है वो दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है मैंने 10 जो है वो यहाँ पर दे दिया। अभी जो है मैं सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर करूँगा, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो है 10 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है उसको जो है मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद अभी हम एक नेगेटिव इंटीजर नंबर को जो है वो प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे -500। ये हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर नंबर है। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप यहाँ पर देख रहे हो नेगेटिव इंटीजर नंबर भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो इंटीजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद अभी हम किसी वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू असाइन करेंगे और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ इंटीजर। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें कुछ वैल्यू देता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ 300। उसके बाद एंटर, प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पर जिस वेरिएबल में हमने 300 यानी कि हमारी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाया है उसको जो है हम यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर जो है हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया हमारे पास इंटीजर वैल्यूज भी जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गई। तो अभी हमने डायरेक्टली जो है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन प्रिंट किया, और अभी हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को हमने जो है यहाँ पर असाइन कर दिया एक इंटीजर वैल्यू जो कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। अब नेगेटिव इंटीजर वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पर असाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं दूंगा इंटीजर अंडरस्कोर नेगेटिव, यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर अंडरस्कोर नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ -90, एंटर करेंगे। उसके बाद प्रिंट करेंगे हम इंटीजर अंडरस्कोर नेगेटिव, और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर जो है हमने ई जो है वो उसकी मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो शिफ्ट प्लस एंटर किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, और -90 जो है वो हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर नंबर भी जो है प्रिंट होकर आ गया आउटपुट के अंदर। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर असाइन कर दिया और इंटीजर वैल्यूज के साथ भी काम कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब कैटेगरी जो कि मेन डेटा टाइप नंबर्स के अंदर आती है, और वो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट। तो आपके पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमेंट में फ्लोटिंग नंबर्स, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, और उसके बाद अभी जो है मैं यहाँ पर लिख दूंगा, प्रिंट करूंगा प्रिंट 9.564। ये मेरे पास क्या है, ये इंटीजर। अब कैसे पता चला कि ये इंटीजर नहीं है, ये इस तरीके से पता चला कि यहाँ पर हमारे पास बीच में डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो किसी भी नंबर के बीच में अगर कोई डेसिमल पॉइंट आता है तो उस नंबर को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आप यहाँ पर देख रहे हो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है ये है हमारे पास 9.564। लेकिन अगर मैं यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर दूं तो अब जो है ये मेरे पास बन चुका है एक इंटीजर नंबर। लेकिन अगर मैं पॉइंट को ऐड कर दूं तो ये मेरे पास हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बस सिर्फ डिफरेंस ये है फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर में कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें आता है बीच में एक डेसिमल पॉइंट, और जो इंटीजर है उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट बीच में नहीं आता। तो ये क्या है, ये मेरे पास एक पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मैं यहाँ पर कॉमेंट लगा देता हूँ कि ये जो है ये हमारे पास एक पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ पॉजिटिव फ्लोटिंग नंबर। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 9.564 ये जो है हमारे पास आउटपुट में प्रिंट होकर आ गया, और ये एक पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब हम नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे -78.543। ये हमारे पास आ गया एक नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मैं यहाँ कॉमेंट लगा देता हूँ कि ये जो है ये एक नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मैं यहाँ दे देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट जो कि नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो भी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया आउटपुट के अंदर। अब जो है हम इसको एक वेरिएबल को असाइन करेंगे और उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल के अंदर स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आउटपुट में
प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देंगे एक वेरिएबल जो कि होगा FLT, उसके बाद हम देंगे यहाँ पर PT। तो FLT फ्लोट और PT का मतलब है पॉइंट। उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे एक वैल्यू, तो हम यहाँ पर देंगे 1.342। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन का। उसके बाद हम जिस वेरिएबल में हमने इस वैल्यू को स्टोर करवाया है FLT_PT, उसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर दे देंगे और शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास 1.342 जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू थी, जो कि हमने FLT_PT वाले वेरिएबल में स्टोर करवाई थी, वो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास आउटपुट में निकल कर आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर किसी वेरिएबल को जो है वो यहाँ पर असाइन करके भी यूज़ करवा सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू थी। अब सिमिलरली हम यहाँ पर जो है एक नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर नेगेटिव। उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे -9.65। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट FLT_PT_नेगेटिव, यहाँ पर नेग यानी कि नेगेटिव, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो -9.65 ये हमारे पास नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और 1.342 ये हमारे पास पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड सब कैटेगरी जो कि मेन डेटा टाइप नंबर्स के अंदर आती है, जो कि थी फ्लोटिंग पॉइंट। ये भी हमने जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया। फ्लोटिंग पॉइंट पॉजिटिव और फ्लोटिंग पॉइंट नेगेटिव दोनों जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अभी टाइम है लास्ट यहाँ पर सब कैटेगरी की, जो कि है कॉम्प्लेक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कमेंट लगा देते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे कमेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ये हमारे पास हो गया शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद अभी जो है सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है प्रिंट फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं दूंगा प्रिंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक होगा रियल पार्ट, एक होगा इमेजनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। यहाँ पर मैं जो है आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ कमेंट में कि ये जो है 34 ये हमारा जो है ये रियल पार्ट है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट दे देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ रियल, और उसके बाद 56J ये जो है ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ इमेजनरी। तो ये जो 34 है ये हमारा रियल पार्ट है और जो 56J है ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो अब यहाँ पर मैं एक नंबर देता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ 45 जो कि हमारा रियल नंबर है और 76J जो कि हमारा यहाँ पर इमेजनरी नंबर है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास 45 जो है वो रियल नंबर है और 76J जो है वो यहाँ पर इमेजनरी नंबर है। तो मैथमेटिक्स में जो है ये यहाँ पर यूज होता है आयोडा यानी कि आई से इमेजनरी नंबर, लेकिन पाइथन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है J से। तो यहाँ पर जो 76J है ये इमेजनरी पार्ट है और 45 रियल पार्ट है। ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, रियल नंबर और जो है इमेजनरी नंबर। तो ये जो है हमारे पास दोनों चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब ये हमारे पास एक पॉजिटिव जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जो है हम यहाँ पर एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर भी देंगे। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पर बनाना है सबसे पहले एक प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पर मैं दूंगा प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूंगा 2.5 जो कि हमारा रियल नंबर है और यहाँ पर मैं दे दूंगा -90.43 ये हमारा इमेजनरी नंबर है। शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट फंक्शन के अंदर कि यहाँ पर 2.5 जो है वो रियल पार्ट है और -90.43 ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो नेगेटिव भी जो है वो इसमें हमारे पास यहाँ पर आ गया, जो कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इनके लिए भी सिमिलरली हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देंगे complex_1। ये भी हमने यहाँ पर सीखे थे अभी नेमिंग कन्वेंशंस में। तो ये जो है यहाँ पर भी आ गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर हम देंगे कॉम्प्लेक्स मेथड को। उसके बाद 0,2J ये हमारे पास 0 जो है वो रियल नंबर है और 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन, उसके बाद दे देंगे वेरिएबल का नाम जो कि होगा complex_1 शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिजल्ट आ गया, यानी कि हमारे पास आप देख रहे हो बीच में मैंने कॉमा लगाया, कोई भी साइन नहीं है। जब जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता तो मैथमेटिक्स का रूल है कि वहाँ पे प्लस का साइन जो है वो होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये साइन यहाँ पर आ चुका है।
ओके, ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया कॉम्प्लेक्स। तो भाई तीनों जो है हमने यहाँ पर टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली। यहाँ पर जो कि नंबर्स के अंदर आती थी, जिसके अंदर आपके पास इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और आपके पास कॉम्प्लेक्स, तीनों को जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बूलियंस को। तो यहाँ पर जो है बूलियंस हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं। यहाँ पर मैं जो है लिख देता हूँ कमेंट में बूलियन, यहाँ पर मैं दे देता हूँ बूलियन डेटा टाइप, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो बूलियन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, ट्रू में और फॉल्स में। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट ट्रू, यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट ट्रू, तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ प्रिंट फॉल्स तो आउटपुट में मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं। उसके बाद अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ f_ bool और इसमें जो है मैं स्टोर करवाता हूँ फॉल्स को। उसके बाद एंटर, प्रिंट करेंगे इसको प्रिंट f_ bool, यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने एक वेरिएबल के अंदर भी इसको स्टोर करवा दिया जो कि है f_ bool, और यहाँ पर जो है इसमें मैंने स्टोर कराया फॉल्स को, और फॉल्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बात कर ली अब बूलियंस डेटा टाइप के बारे में। तो बूलियंस जो है हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, एक आपके पास होता है ट्रू, एक आपके पास होता है फॉल्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसका आउटपुट इवेल्युएट होता है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया इस चीज़ का। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट। अब जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में जो है यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कमेंट, और अब जो है हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो यहाँ देता हूँ स्ट्रिंग्स, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो अब जो है सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स की लेंथ को चेक करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स की लेंथ को जो है हमें यहाँ पर चेक करना है। तो उसके लिए सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर देना है प्रिंट फंक्शन, और इसमें जो है मैं यहाँ पर डबल कोटेशंस में जो है वो दे देता हूँ हेलो पाइथन। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास जो है ये रिजल्ट यहाँ पर आ गया, यानी कि मैंने जो भी यहाँ पर प्रिंट करने के लिए दिया था हेलो पाइथन, वो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में आप देख रहे हो यहाँ पर आ चुका है। सिमिलरली अब मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ चेक करने के लिए यहाँ पर मुझे अभी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यह सिर्फ प्रिंट में मैंने यहाँ पर दिया, मैंने वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं करवाया। तो लेंथ चेक करने के लिए मुझे पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैं एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ गॉट, ये मेरा वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है वो दे देता हूँ इसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स, यहाँ पर मैं देता हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अभी प्रिंट करेंगे इसको, तो प्रिंट गोट, ये जो है आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास आउटपुट आ गया गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि गोट वाले वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा रखा था। अभी जो है मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा एक डॉलर सिंबल को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ $। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एक $साइन भी जो है वो आउटपुट में प्रिंट हो गया। अभी अगर इसको एम्प्टी रखना है अपनी स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्टी, और यहाँ पर मैं सिर्फ स्ट्रिंग दूंगा और यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कोई भी जो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट है वो नहीं आया, मेरे पास जो है एग्जीक्यूशन हो गई, लेकिन कोई भी आउटपुट जो है जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप देख रहे हो कोई भी आउटपुट जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर नहीं आया। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख पाते हैं और यहाँ पर जो है इसके साथ हम लोग काम कर पाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मल्टीपल लाइन्स, यानी कि मल्टीपल लाइन्स स्ट्रिंग के बारे में। तो यहाँ पर अभी जो है मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ मल्टीपल लाइन्स, और उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ मैं लाइंस लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ हेलो पाइथन एंड इट इज़ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब यहाँ पर जो है मेरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हो गया। अभी मैं जो है यहाँ पर एंटर करता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये जो है मैं यहाँ पर इसको नीचे ले आया क्योंकि मैंने बीच में से ब्रेक किया इसको। तो अभी जो है मैं यहाँ पर इसको वापस एंटर करके निकल, तो यहाँ पर आप देखो शिफ्ट प्लस एंटर। अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आउटपुट में मेरे पास ये जो
यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है हेलो पाइथन एंड इट इज़ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो है मेरे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देता हूँ मल्टीपल अंडरस्कोर लाइन्स, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, यहाँ पर मेरे पास जो है एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जो है वो आउटपुट में प्रिंट होकर आ गई। अब सिमिलरली मुझे इस पूरा सेंटेंस जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो इसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली पुट मुझे यहाँ पर करना है प्रिंट फंक्शन यूज़, उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर लेंथ फंक्शन, और इसके बाद मुझे जो है यहाँ पर उस वेरिएबल जिसमें मैंने इस स्ट्रिंग को स्टोर करवा के जो है वो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर मैं दूंगा मल्टीपल अंडरस्कोर लाइन्स, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें टोटल 53 लाइन्स हैं। अब यहाँ पर 53 लाइन्स कैसे हुई मैं यहाँ पर आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि इसके अंदर ये जो लाइन है बहुत बड़ा सेंटेंस है। अब यहाँ पर आप गैप को भी कंसीडर करोगे, क्योंकि गैप जो है वो एक रिजर्व्ड प्लेस होता है जहाँ पर आप किसी भी अल्फ़ाबेट जो कि इंग्लिश के लेटर के साथ आता है उसको आप वहाँ पर प्लेस कर सकते हो। अब जैसा कि मान लो कि यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यूज़, तो एच की इंडेक्सिंग वैल्यू के पाइथन में पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है -1 से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एच की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, ई की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, एल की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, एल की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है, ओ की इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर 4 है। इसी तरीके से आपके पास सो ऑन जो है वो यहाँ तक जाएगा ई तक। लेकिन ये जो आपको बीच में गैप दिख रहे हैं, ये गैप भी जो है ये रिजर्व्ड जो है आपके पास यहाँ पर प्लेस होता है, रिजर्व जो है आपके पास यहाँ पर स्पेस होता है पाइथन के अंदर कि एक लेटर जो है कंसीडर किया जाता है, इस गैप को भी जो है एक लेंथ के बराबर कंसीडर किया जाता है। तो आपके पास टोटल 53 जो है यहाँ पर पूरे कैरेक्टर्स हैं इस पूरी की पूरी लाइन के अंदर। टोटल 53 कैरेक्टर्स जो है आपके पास है स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो इसीलिए इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई 53। ये हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया। अब जो है हम लोग फर्दर यहाँ पर बात करेंगे एक्सेसिंग, कि हम किस तरीके से कैरेक्टर्स को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यूज़ का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम इंडेक्सिंग वैल्यूज़ के थ्रू भी एक्सेसिंग करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना देता हूँ एक वेरिएबल, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ बैटमैन। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ब्रूसली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रूसली। उसके बाद अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब जो है सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है। तो अब जो है अब यहाँ पर मान लो मैं एक लेटर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा गैप दे के लिखता हूँ ताकि आप लोगों को जो है प्रॉपर्ली समझ में आ सके। यहाँ पर जो है मैं कॉमेंट लग देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच, उसके बाद फिर मैंने गैप दिया, यहाँ पर लिखता हूँ ई, फिर मैंने थोड़ा सा गैप दिया, उसके बाद एल, फिर मैंने गैप दिया, उसके बाद ओ, और फिर मैंने गैप दिया, उसके बाद यहाँ पर आ गया ओ। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यूज क्या होती हैं, अब जैसा h है तो h की इंडेक्सिंग वैल्यू होगी आपके पास 1, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये होगी आपके पास यहाँ पर 0, किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0, ये होगी आपके पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट में, यहाँ पर मैं जो है इसके नीचे लिख देता हूँ ओके। h की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, e की इंडेक्सिंग वैल्यू भी दे देते हैं भाई हम, तो यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ e की 1, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 3 एंड देन आ जाएगा 4। अब जो है एक्सेसिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेसिंग का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन से किसी एक लेटर को या फिर किसी एक वर्ड को पूरे सेंटेंस में से एक्सट्रैक्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसिंग पाइथन में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इंडेक्सिंग वैल्यू जो है हर एक लेटर के नीचे मैंने लिख रखी है, एच की इंडेक्सिंग वैल्यू 0। अब इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होती है भाई, इंडेक्सिंग वैल्यू वो पोजीशन वैल्यू होती है जहाँ पे आपका लेटर जो है वो प्लेस हो रखा है, जहाँ पे आपका लेटर जो है वो रखा हुआ है, उस जगह को या उस इलाके को हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग वैल्यू। तो एच जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है और ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग चल रही है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर आप देख रहे हो पॉजिटिव इंडेक्सिंग चल रही है 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर h जो है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, e की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, l की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, l की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है, o की इंडेक्सिंग वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर अगर मुझे एक्सेसिंग करनी है, मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, अगर मुझे इसकी एक्सेसिंग करनी है तो यहाँ पर अगर मुझे मान लो हेलो को लेना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर हेलो को लेना है तो यहाँ पर मैं जो है
एक वेरिएबल बनाता हूं, यहां पर मैं देता हूं एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इसमें जो है स्टोर करवा देता हूं हेलो को, यहां पर मैं देता हूं हेलो, ये मैंने जो है स्टोर करवा दिया। अब जो है यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है प्रॉपर्ली समझ आ सके। ओके, यहाँ पर देख दिया मैंने हेलो। अब जो है अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ एग्जाम्पल को, क्यों, अगर मैं प्रिंट करूँगा एग्जाम्पल को तो मेरे पास हेलो जो है वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं दूंगा प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ एग्जाम्पल और शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास इसमें मैंने स्टोर करवाया था हेलो, वो मेरे पास आउटपुट में आ गया। अब मुझे स्पेसिफिक लेटर को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। मैं चाहता हूँ मैं ओ को एक्सट्रैक्ट कर लूँ, मैं यहाँ पर से हेलो में से ओ को एक्सट्रैक्ट कर लूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक्सेसिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आएगा मेरा वो वेरिएबल जिसमें मैंने स्टोर करवाया, तो उसका नाम है एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं देता हूँ एग्जाम्पल। उसके बाद लेना है स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर मुझे ओ की इंडेक्सिंग वैल्यू दे देनी है। तो ओ की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 4। अगर मैं यहाँ पर 4 दूंगा, अभी मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ओ जो है वो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आ गया। तो इसे हमें कहते हैं एक्सेसिंग। मैं आपको इसलिए आसानी से समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को जो एकदम प्रॉपर्ली समझ आ सके कि एक्सेसिंग जो है वो होती कैसे है और एक्सेसिंग किस तरीके से करी जाती है। तो ये हमारे पास जो है इससे ज़्यादा आसान एग्जाम्पल आई होप कि आप लोगों को जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी आसान तरीके से जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो ये जो है अगर मैं मान लो यहाँ पर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबकी इंडेक्सिंग वैल्यूज जो है सब लेटर्स के नीचे मैंने लिख रखी है। अब अगर मैं मान लो यहाँ पर जो है वो ई को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ई की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है भाई 1, तो यहाँ पर हम देंगे 1। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ई जो है वो मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इसे हमें कहते हैं एक्सेसिंग, इसको पाइथन में कहा जाता है एक्सेसिंग, जो कि अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। तो ये जो है ये आप लोगों को समझ में जो है वो यहाँ पर चीज़ आ चुकी होगी। तो ये हमारे पास जो है कोई भी लेटर कहीं से भी जो है हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई एक्सेसिंग। अब हम यहाँ पर रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे भाई। तो रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे करी जाती है, यानी कि रिवर्स एक्सेसिंग कैसे करी जाती है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सिमिलरली अभी मैं यहाँ पर मैंने लिया था आपके लिए एग्जाम्पल हेलो, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पाइथन। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ P, उसके बाद यहाँ पर लेंगे Y, उसके बाद थोड़ा सा गैप दे देंगे T, उसके बाद H, उसके बाद O, उसके बाद हम देंगे N। ये हमारे पास आ गया पाइथन। अब P की जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू लिख देंगे भाई 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो है हमारे पास यहाँ पर हो गई इंडेक्सिंग वैल्यू। तो P की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, Y की 1 है, T की 2 है, H की 3, 0 की O की 4 और N की 5। ये हमारे पास जो इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब जो है शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। अभी जो है हम यहाँ पर रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे। तो रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, अब मैं नेगेटिव आता हूँ, तो नेगेटिवली हम यहाँ पर बात करेंगे -1 से। तो यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर नेगेटिव जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है पाइथन की -1। तो यहाँ पर मैं दूंगा -1, उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास -2, ये हो जाएगा मेरे पास -3, ये हो जाएगा -4, -5 एंड -6। क्या था -6। ओके, P की इंडेक्सिंग वैल्यू हो गई -6, Y की इंडेक्सिंग वैल्यू हो गई -5 आपके पास। ये जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। ओके, ये जो है अभी मेरे पास सही हो चुका है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कौन सी किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप कम कर देते हैं। ओके भाई, तो P की इंडेक्सिंग वैल्यू -6। अब हम रिवर्स इंडेक्सिंग कर रहे हैं, यानी कि रिवर्स स्लाइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर रिवर्स स्लाइसिंग के लिए रिवर्स इंडेक्सिंग वैल्यूज चाहिए होंगी। तो N की इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पर आएगी -1, O की -2, H की -3, T की -4, Y की -5 और P की -6। ये हमारे पास हो गई नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब जो है हम लोग यहाँ पर इसके थ्रू एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक वेरिएबल जो कि होगा एग्जाम्पल _2। ये मेरे पास एग्जाम्पल 2 है और यहाँ पर मैं जो है स्टोर करवा देता हूँ पाइथन, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा
तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर कहता हूँ प्रिंट, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करूँगा example_2, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने स्टोर करवाया था इसमें पाइथन, वो जो है वो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आ चुका है। अभी जो है नेगेटिवली इंडेक्सिंग जो है स्लाइसिंग हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि किन किन की इंडेक्सिंग वैल्यू। अब मान लो कि मुझे जो है यहाँ से टी को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, तो टी की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है नेगेटिव में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो टी की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है -4। तो सबसे पहले जिस वेरिएबल में हमने पाइथन को स्टोर करवाया जिसका नाम है example_2 उसको दे देंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम टी को जो है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें या स्लाइस कर लें। तो यहाँ पर टी की इंडेक्सिंग वैल्यूज क्या है, यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू है -4 नेगेटिव में, तो यहाँ पर हम देंगे -4, एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो टी जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर n को करना चाहता हूँ तो n की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है भाई -1, तो यहाँ पर हम देंगे अगर -1 तो n जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देते हैं -1, तो n जो है आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो बस इस तरीके से जो है हमारे पास नेगेटिव स्लाइसिंग और पॉजिटिव स्लाइसिंग जो है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर पाते हैं पाइथन में। ये हमारे पास जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात हो गई है। उसके बाद आप यहाँ पर अब देखोगे स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, तो यहाँ पर मैं जो है अभी करने वाला हूँ स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, तो यहाँ कमेंट लगा देता हूँ स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर वेरिएबल बनाना है, मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद एंटर। अभी जो है मुझे यहाँ पर देना है जिस वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर करवाया, तो यहाँ पर मैं दूंगा स्ट्रिंग, उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग वैल्यू यानी कि 0, और उसके बाद इसकी जगह मुझे रखना है मान लो m। तो यहाँ पर जो है अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया अब यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे पास जो है आ गया है एक एरर। अब ये एरर जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है कोई भी वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो मैं जो है आप देख रहे हो h को जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद अभी हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा str1, उसके बाद हम देंगे इसमें स्टोर करवा देंगे हेलो, यहाँ पर मैं देता हूँ हेलो, उसके बाद हम करेंगे एंटर को प्रेस, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर आईडी, और आईडी के अंदर हम दे देंगे हमारे वेरिएबल का नाम जो कि है str1, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास इस हेलो यानी कि जो हमारा वेरिएबल के अंदर स्टोर स्ट्रिंग था उसकी आईडी जो है वो हमें यहाँ पर मिल गई, और ये आईडी जो है ये हमारी आईडी है इस हेलो की जो कि स्ट्रिंग के अंदर यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में जो आईडी होगी इस स्ट्रिंग की वो ये होगी। तो ये जो है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ आईडी हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो str1, सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देंगे बाय, उसके बाद एंटर, और फिर हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे आईडी, और यहाँ पर हम दे देंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है str1। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो हमारे पास इसकी आईडी जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गई। तो ये जो है ये हमने आईडी यहाँ पर जो है वो मालूम कर ली। अब जो है हम बात करेंगे यहाँ पर ASCII वर्सेस यूनिकोड। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे अब ASCII यूनिकोड के बारे में। उसके बाद अभी हम जो है यहाँ पर बना लेते हैं स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर हम देंगे स्ट्रिंग, उसके बाद हम यहाँ देंगे यू, ठीक है यू, और इस यू के बाद हम जो है इसमें लिख देंगे दिस इज यूनिकोड, यहाँ पर मैं दूंगा दिस इज यूनिकोड, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब हम अगर इसको प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो प्रिंट है वो हमारे पास आ गया, कि जो वेरिएबल में बनाया था जिस स्ट्रिंग जिसमें हमने स्टोर करवाया था दिस इज यूनिकोड, वो जो है हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ गया है।
तो ये जो है ये हमारे पास काफ़ी अच्छा तरीका है कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया दिस इज़ यूनिकोड, जो कि हमारे सामने निकल कर आ चुका है। अब जो है हम लोग फर्दर चीज़ों को भी यहाँ पर देखेंगे और उनके साथ भी जो है यहाँ पर हम काम करना सीखेंगे। तो यहाँ पर तो जो है हमने सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कवर कर ली, और फाइनली ये जो है यहाँ पर हमने सीख लिया। तो भाई फाइनली हमारे पास जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की वो हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट, और हमने जो है सारी थ्योरेटिकल चीज़ों को समझा डेटा टाइप्स पाइथन 3 के अंदर और वेरिएबल्स को, और उसको जो है प्रैक्टिकली जुपिटर नोटबुक में भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो इसी बात के साथ यार मैं करता हूँ अपना इस सेशन को फाइनली एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।